Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about molecular basis of inheritance. This is the sixth chapter of NCERT and जो आज का टॉपिक है वो आपका है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो डीएनए से अगर आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन अ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो जो सेगमेंट जहाँ से आपका डीएनए से आपका आरएनए बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसके छोटे से एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, अब देखिए कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप से, मतलब डिफरेंट प्रोसेस से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूकैरियोट्स के बारे में, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इन यूकैरियोट्स बिसाइड प्रमोटर्स एनहांसर इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले जो प्रमोटर में मतलब जो आपके स्टार्टिंग प्रोसेस होती है, तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है कौन सी होती है, प्रमोटर की। ठीक है, मतलब 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सबसे नीचे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। सबसे पहला क्या है, प्रमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन, देन टर्मिनेटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ प्रमोटर दे रखा है। प्रमोटर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसे क्या बोला गया है, प्रमोटर। देन बीच का जो पार्ट है उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है उस ऊपर वाली जो लाइन है उसे क्या बोला गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे क्या बोला गया, कोडिंग स्ट्रैंड या फिर नॉनसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जहाँ पर फिनिश होगा आपका बनना, मतलब जहाँ पर स्टार्ट हुआ प्रमोटर से, देन फिनिश कहाँ पर होगा, टर्मिनेटर पर। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या हो गया, प्रमोटर। बीच वाला जो पार्ट है उसे क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल जीन। और जहाँ पर फिनिश हो रहा है उसे क्या बोला गया, टर्मिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमोटर के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है प्रमोटर। तो जो प्रमोटर होता है उसमें लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके ऊपर वाले पार्ट जो 3' to 5' होता है, ठीक है, तो वो वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट पहले। ठीक है, यही लिखा हुआ अप स्ट्रीम पार्ट पर प्रेजेंट होता है। देन इसमें देखिए कुछ बॉक्स टाइप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स टाइप है वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो प्रमोटर होता है उसमें एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, मतलब एक ग्रूव टाइप प्रेजेंट होती है जहां पर आपको कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, ग्रूव्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट कैन कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रूव प्रेजेंट होती है जहां पर आपका जो कुछ प्रोटीन होता है वह यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है। ठीक है, इस ग्रुप पे आके ऐड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रमोटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन एंड थाइमिन। अब इसे क्या बोलते हैं, जो ये बॉक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स वो भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, प्रिंबो बॉक्स। ठीक है, क्या क्या है, टाटा बॉक्स या फिर प्रिंबो बॉक्स। सबसे फिर से समझ लीजिए, तो ये जो बॉक्स होता है वो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है जिससे वो बना होता है। ठीक है, प्रमोटर। देन इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होती है और ग्रुप में प्रोटीन जो होती है वो आके ऐड हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को प्रमोटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर, जो कि इसको प्रमोट करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को होने के लिए। देन आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल जीन आ जाता है। तो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड व्हिच हैज 3' to 5' polarity as a transcription occurs only in 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन होती है तो सबसे पहले क्या होती है, 3' to 5' होती है, मतलब हाँ 3' to 5' होती है। देन आपका 5' to 3' होती है। ठीक है, अब बताते हैं, तो ये हो गया जो इसका बीच का हो गया उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पर आपको
आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये भी मैंने बताया था कि आरएनए दोनों पार्ट पे नहीं प्रेजेंट होता है, एक ही पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद जो जो डीएनए होते हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ग्रो करता है, या फिर उसे सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और जो मतलब आरएनए जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड पे नहीं ग्रो करता है। ठीक है, जिसे नॉनसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, वहां पर ग्रो नहीं करता है। ठीक है, कहाँ पर ग्रो करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे या फिर सेंस स्ट्रैंड पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद इसका थर्ड पार्ट इसको छोड़ देते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे पढ़ाएंगे। देन आपका प्रोकैरियोट समझ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, इसके भी 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, क्या क्या होती है? इनिशिएशन एंड इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट दे रखा है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स, मैंने क्या बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो उनके अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। बाकी जो अनदर फंजाई वगैरह और प्लांट एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सेल्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद देखिए बैक्टीरिया हैविंग 3 टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में कितने टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, एमआरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, दे ब्रिंग अ टीआरएनए एंड अमीनो एसिड रीड फॉर जेनेटिक कोड। ठीक है, अब देखिए जो एमआरएनए जो होता है वो क्या होता है? वो टेम्पलेट पे वर्क करता है। एंड दे ब्रिंग टीआरएनए एंड अमीनो एसिड। जो एमआरएनए होता है उसी से आपका टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो कि जेनेटिक कोड को रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और टी से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जबकि हम उसमें पहले वाले जो पार्ट पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम का यूज हो रहा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो ये वाले एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका दे रखा है प्रोसेस इनिशिएशन। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी प्रमोटर, मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? प्रमोट करना पड़ता है, तभी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। ठीक है, या फिर इनिशिएशन भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करना क्या बोलते हैं? इनिशिएट करना या फिर प्रमोट करना। तो वही लिखा है प्रमोटर एंड इनिशिएटर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? स्टार्टिंग होती है बनने की। ठीक है, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। Sigma factor of this enzyme recognize the start signal at a promoter region of the DNA। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जो ये सिग्मा फैक्टर होता है वो क्या होता है? एस, इसको क्या पढ़ रहा है? सिग्मा, एस से। ठीक है, एस मीन्स क्या होता है? स्टार्टिंग, एस से स्टार्टिंग। ठीक है, तो जो भी ये सिग्मा फैक्टर होता है वो स्टार्टिंग में यूज होता है, मतलब कि इसको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। कौन? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है, ऑफ द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्टार्ट सिग्नल एट अ प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए। ठीक है, डीएनए में जो स्टार्टिंग का सिग्नल देता है वो कौन देता है? सिग्मा फैक्टर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रो फैक्टर क्या होता है? ऑफ दिस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जब ये प्रोसेस रुकने वाली होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर का यूज होता है? रो फैक्टर का। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है ना सिग्मा, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग फैक्टर हो गया। और रो फैक्टर मतलब रोक रहा है। ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है उसको रोक रहा है, तो क्या बोलेंगे? रो फैक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपके सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो स्टार्टिंग में वर्क करता है एंड रो फैक्टर जो होता है रोकने मतलब स्टॉपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं।
नेक्स्ट यूकैरियोट के जो स्ट्रक्चरल जीन था, सेकंड पॉइंट, उसका देखिए पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट और दे रखे हैं। तो दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, मास्टर स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि स्ट्रक्चरल जीन में जो ऊपर वाला होता है उसे सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, मास्टर स्ट्रैंड बोलते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड विच डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वही बताया मैंने कि आरएनए जो होता है वो मास्टर स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड पे ग्रो करता है, ना कि वो जो नॉनसेंस स्ट्रैंड है वहां पर ग्रो नहीं करता, जिसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रो नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है? आरएनए का फॉर्मेशन। तो आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इनमें नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो टर्मिनेशन जीन, ठीक है। टर्मिनेशन जीन या फिर टर्मिनेटर का देख लेते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप है। तो ये जो टर्मिनेशन जीन होता है, टर्मिनेटर होता है, वहां पर क्या होता है, ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुई होती है जहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जब टर्मिनेटर जो प्रोसेस आती है तो वहां पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? टर्मिनेटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको देख लेते हैं। जो यूकैरियोट्स फिनिश हो गया, उसके 3 प्रोसेस जो थे वो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स का फर्स्ट पॉइंट हो गया था जो कि सिग्मा फैक्टर था और रो फैक्टर था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड प्रोसेस जो कि चेन इलोंगेशन की है, ठीक है। क्या है? चेन इलोंगेशन की, ठीक है। उसमें देखिए विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज द राइबोन्यूक्लिएटेड हेल्प ओवर द डीएनए टेम्पलेट ज्वाइन टू द फॉर्म आरएनए चेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड में हेल्प करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड बनने में हेल्प करता है, ठीक है। और चेन को इलोंगेट करता है, ठीक है। किस में हेल्प करता है? चेन को इलोंगेट में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए टेम्पलेट कॉजिंग elongation ऑफ आरएनए चेन एट द रेट ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज जब जो चेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इन न्यूक्लियोटाइड में जितने भी मतलब पर सेकेंड में कितने बन रहे होते हैं? 30 न्यूक्लियोटाइड बन रहे होते हैं, ठीक है। जब ये चेन इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें पर सेकेंड कितने न्यूक्लियोटाइड बनते हैं? 30 न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इससे आपको आरएनए चेन की फॉर्मेशन होती है, आरएनए चेन की इलोंगेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड जो प्रोसेस है वो है टर्मिनेशन, ठीक है। क्या है? टर्मिनेशन। अब इसमें देख लेते हैं। आरएनए सिंथेसिस स्टॉप एज सून एज द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन। इस रीजन में क्या होता है? टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है? जो प्रोसेस हो रही होती है वो यहाँ पर आके स्टॉप होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग वाला फैक्टर होता है जो कि स्टार्टिंग में हेल्प करता है, और रो फैक्टर क्या होता है? स्टॉपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, रो फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, once the RNA polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA fall off. This result in termination of transcription, ठीक है। तो इसमें ही आरएनए पॉलीमरेज का जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज, जो कि टर्मिनेटर की प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये मैकेनिज्म कुछ देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो मैकेनिज्म का यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो जो टर्मिनेशन की मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल में कुछ डिवीजन होता है, मेयोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जब मेयोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन हो रहा होता है तो यहाँ पर एक G1 और G2 फेज साइकिल होती है जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो दूसरी वाली एनसीईआरटी में है। तो जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो G1 और G2 फेज में होते हैं। सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में होते हैं, ठीक है। आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? G1 और G2 फेज में। जबकि डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस कहाँ होती है? एस फेज में। तीन फेजेस होती हैं, G1, S और G2, ठीक है। तो G1 और G2 में क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है? आरएनए का, ठीक है।
और जो एस फेज होती है वहां पर क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, डीएनए का, ठीक है, जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। देखिए अब इसमें ये दिया हुआ है कि G1 और G2 फेज में ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए द ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट मूव आउट इनटू साइटोप्लाज्म। जब प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर होता है ना साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, और उसके बाहर जो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस हो जाती है तो ये प्रोडक्ट कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर देखिए फॉर द ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ये रिक्वायर्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यही लिखा हुआ है कि जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पर प्रोटीन का फ्री फॉर्मेशन होता है, आरएनए सबका किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यही बताया गया कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम का रिक्वायरमेंट थी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। इतना मैकेनिज्म क्लियर हुआ। पहले G1 और G2 फेज में होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है, फिर जब बन जाती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो वो कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। देन आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम का यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देख लेते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं फॉर यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए। अब देखिए फॉर यूकैरियोट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बी एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड दे आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब इसमें कुछ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कुछ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में कुछ प्राइमरी फैक्टर होते हैं जो कि एक्सॉन एंड इंट्रॉन के को जानते हैं, ठीक है, किसके नाम पे जानते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। फिर देखिए एटलीस्ट 3 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन सा एंजाइम का यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट में देख लेते हैं ट्रांसक्राइब आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन, जो आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद देखिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए एंड एचएन, मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है वहां पर किसका यूज होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, आरएनए का, ठीक है, किसका होता है, आरएनए का, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड जो होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें देख लेते हैं ट्रांसक्राइब आरएनए एसएन आरएनए, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसमें किसका, कौन सा न्यूक्लियर का यूज होता है, कौन सा आरएनए का यूज होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, ठीक है, किसका यूज होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये सारे हो गए कुछ पॉइंट जो कि आपके यूकैरियोट्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, या कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं न्यूक्लियस में। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरआरएनए आ जाता है, और सेकंड में क्या आ जाता है, एमआरएनए, मतलब एमआरएनए के अंदर भी क्या आ जाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अगर आपको एचएन लिखा हुआ दिखे तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब थर्ड में क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्राइब टीआरएनए, और टीआरएनए के भी अंदर क्या आते हैं, एसएनआरएनए, एसएन मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। ये हो गया आपके 3 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और तो आज की क्लास यहीं तक। उसके बाद जो पिछले वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा, जो नहीं तो फिर जो ये मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है, तो इसलिए उसको भी देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।